आइए आगे समझते हैं चोल वंश के बारे में। यानी कि अगर हम बात करें चोल वंश की, तो जब पल्लव वंश का अंतिम राजा था यानी कि कंपवर्मा, तो चोल वंश की स्थापना जब हुई तो उससे पहले पल्लव वंश की स्थापना हो चुकी थी। और पल्लव वंश की स्थापना यानी कि पल्लव वंश को हराने के बाद ही चोल वंश की स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें चोल वंश की, तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय को माना जाता है, क्योंकि विजयालय ने ही चोल वंश की स्थापना किया था। और विजयालय और आदित्य प्रथम ये दोनों व्यक्ति मिलकर पल्लव वंश को हराए थे और ये दोनों ने ही चोल वंश की नींव रखी। लेकिन संस्थापक माना जाता है विजयालय को। और विजयालय ने चोल वंश की राजधानी तंजौर रखी यानी कि तंजौर बनाई। और तंजौर कभी कभी ऑप्शन में ना दे करके कभी कभी देगा आपको तंजावुर या फिर तंजाई, तो ये तीनों एक ही का नाम है, यानी कि तंजौर कहिए, तंजाई कहिए या फिर तंजावुर कहिए। अगर हम बात करें इसके आगे की, तो जब विजयालय और आदित्य प्रथम ने चोल वंश की स्थापना का नींव रखी, तो विजयालय ने अपने आप को नर केसरी और आदित्य प्रथम ने अपने आप को कोदंड राम की उपाधि दिया। एक बार फिर से, जब विजयालय ने चोल वंश की स्थापना किया था तो अपने आप को नर केसरी बोला था, यानी कि नर केसरी की उपाधि लिया था। और एक और व्यक्ति था आदित्य प्रथम, जो कि विजयालय की मदद किया था चोल वंश की स्थापना करने में। तो इसने भी अपने आप को एक उपाधि दिया कोदंड राम की। और आदित्य प्रथम इकलौता ऐसा राजा था जो कि चोल वंश में स्वतंत्र राज्य यानी कि राज्य को एकदम स्वतंत्र करता था हर तरीके से, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, यानी कि हर भाग से, हर क्षेत्र से आदित्य प्रथम अपने राज्य को स्वतंत्र देखना चाहता था। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र राज्य की स्थापना चोल वंश में किस शासक ने किया था, तो आदित्य प्रथम ने किया था। यहां तक हो गई। अगर हम बात करें इसके आगे की, तो भले ही चोल वंश के संस्थापक विजयालय है, लेकिन चोल वंश का वास्तविक संस्थापक अगर हम कहें तो वह राजराज प्रथम को माना जाता है। राजराज प्रथम को ही क्यों? क्योंकि राजराज प्रथम जो था वह दक्षिणी भारत को जीत चुका था, यानी कि पूरी दक्षिणी भारत में अपना साम्राज्य कायम किया। और साथ ही यानी कि राजा प्रथम ने दक्षिणी भारत को जीतने के साथ ही श्रीलंका के उत्तरी वाले भाग को अपने वश में कर लिया, यानी कि उस पर विजय प्राप्त कर ली। कौन? राजा प्रथम को चोल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर क्वेश्चन में आप लोगों का रहेगा कि चोल वंश के संस्थापक का नाम बताएं, तो विजयालय होगा। लेकिन चोल वंश के वास्तविक संस्थापक अगर पूछ दिया तो राजराज प्रथम होगा। और राजराज प्रथम जिस क्षेत्र को जीता था, यानी कि श्रीलंका के जिस क्षेत्र को जीता था, उसको एक अलग राज्य बनाया और उस राज्य का नाम दिया ना मुंडी चोल मंडल। और इस राज्य की जो है यानी कि मुंडी चोल मंडल की जो राजधानी बनाई उसने, किसने? राजराज प्रथम ने। उस राजधानी का नाम था पोलनरुआ। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि राजराज प्रथम इस वंश का संस्थापक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक था, यानी कि रियल इसका ऑनर था ये। ठीक, इसने कुछ क्षेत्र को जीता था, जैसे साउथ इंडिया का पूरा क्षेत्र हो गया एंड श्रीलंका के उत्तरी वाले भाग को, यानी कि अगर हम नक्शे को याद करें तो ये हमारा हो गया श्रीलंका। तो श्रीलंका के उत्तरी भाग मतलब कि इस वाले एरिया को इसने जीत लिया था और इसका एक अलग नाम दिया क्या? मुंडी चोल मंडल। और इस राज्य का एक राजधानी बनाई, कौन सी? तो पोलनरुआ। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो हम जानेंगे कि एक मंदिर भी बनवाया था इसने। किसने? राजराज प्रथम ने। उस मंदिर का नाम था राजराजेश्वर शिव मंदिर, यानी कि यह मंदिर इसी के नाम पर बना था। किसने? यानी कौन मंदिर? राजराजेश्वर शिव मंदिर राजराज प्रथम ने ही बनवाया था। इस मंदिर का नाम है बृहदेश्वर मंदिर। क्या नाम है इस मंदिर का? बृहदेश्वर मंदिर। और बृहदेश्वर मंदिर फिलहाल में कहाँ पे है? तंजौर में। और तंजौर कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। यानी कि साउथ इंडिया में एक मंदिर है, कौन सी? बृहदेश्वर मंदिर कहिए या फिर राजराजेश्वर प्रथम शिव मंदिर कहिए, सॉरी राजराजेश्वर शिव मंदिर कहिए। ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि बृहदेश्वर मंदिर के संस्थापक का नाम बताएं, तो ऑप्शन में आप लोगों को टिक करना है राजराज प्रथम, क्योंकि राजराज प्रथम राजराजेश्वर शिव मंदिर का ही नाम है क्या? बृहदेश्वर मंदिर।
यह मंदिर कहाँ पे? तंजौर में है। और चोल वंश में ना, यानी कि चोल वंश में कुछ शैलियां विकसित हुई, कुछ कलाकृतियां विकसित हुई। कुछ शैलियां में है आप लोगों के पास ना, तो गोपुरम शैली, यानी कि गोपुरम शैली का विकास किस वंश में हुआ? तो चोल वंश में हुआ। और इसका जो विकास तो हुआ ही था, साथ ही साथ नटराज आप लोग देखते हैं, शिव भगवान जो ऐसे नर्तकी का मतलब कि वे नाचते हुए, वो उनका ना कलाकृति यानी कि मूर्ति है, एक पैर टांग करके ऐसे ऐसे कुछ किए होंगे मूर्ति में। तो वह नटराज जो है, यानी कि नटराज आप लोग कभी सब सुने होंगे, नटराज का पेंसिल आता है ना, मतलब कि इरेजर आता है, उसका पेन भी शायद आता होगा। तो नटराज जो हमारा शब्द है, यानी कि नटराज जो कलाकृति है, यह चोल वंश की कलाकृति है। और नटराज को हम लोग चोल वंश का ना निचोड़ कहिए या फिर सांस्कृतिक सार कहिए, क्योंकि नटराज जो कलाकृति है यह चोल वंश का निचोड़ या फिर चोल वंश का सांस्कृतिक सार है, इसको ऐसा माना जाता है। ठीक, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम जानेंगे कि अभी फिलहाल में पंचायती राज व्यवस्था है ना। तो पंचायती राज व्यवस्था मतलब कि ग्राम पंचायत हो गया, मुखिया हो गया, सरपंच हो गए। तो इसका सिद्धांत यानी कि सबसे पहले यह किस वंश में अपनाया गया था? यानी कि पंचायती राज का जो सिद्धांत है यह किस वंश के द्वारा अपनाया गया? तो इसको अपनाया गया था चोल वंश के द्वारा। और चोल वंश ने पंचायती राज व्यवस्था को अपने स्थानीय सरकार के रूप में इस्तेमाल करती थी। किसके रूप में? अपने स्थानीय सरकार के रूप में इसको इस्तेमाल करती थी चोल वंश की सरकारें। कि चोल वंश के जितने भी सम्राट थे वह पंचायती राज व्यवस्था को अपनाते थे। और ये तो रही चोल वंश की कुछ बेसिक चीज है। लेकिन अब देखिए, चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार किस राजा के दौरान हुआ? तो राजेंद्र प्रथम, यानी कि राजेंद्र प्रथम इकलौते ऐसे एकदम राजा हुए जो कि चोल वंश का अपने समय में बहुत विस्तार किए और इन्होंने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर लिया। देखिए, एक व्यक्ति और थे राजेश्वर प्रथम, इन्होंने केवल श्रीलंका के उत्तरी वाले भाग को जीता था ना, लेकिन ये जो है राजेंद्र प्रथम, ये श्रीलंका को ही जीत लिया। मतलब कि उत्तरी दक्षिणी इसमें पूर्वी पश्चिमी जितना भी इसका क्षेत्र था उस सबको जीत लिए। कौन? राजेंद्र प्रथम ने। और इसको जीतने के बाद राजेंद्र प्रथम ने बंगाल में एक और शासक था, पाल शासक ना, बंगाल के पाल शासक का नाम था महिपाल। क्या नाम था? महिपाल को भी पराजित किया। और पराजित करने के बाद में अपने आप को गंगई कोडचोल ना, अपने आप को गंगई कोडचोल की भी उपाधि दी। देखिए, राज प्रथम ने कुछ क्षेत्र को जीता था और क्षेत्र को जीतने के बाद उसका नाम क्या रखा? तो मुंडी चोल मंडल, उस क्षेत्र का नाम, और उसकी राजधानी पोलनरुआ। और राजेंद्र प्रथम ने कुछ क्षेत्र जीते और क्षेत्र जीतने के बाद क्षेत्र का नाम नहीं यहाँ पे नहीं रखा है, अपना ही नाम रख लिया कुछ दूसरा, यानी कि अपना ही कुछ दूसरा नाम रख लिया। और उस का जो दूसरा नाम था क्या था? तो गंगेई कोडचोल। और गंगेई कोडचोल जो है वह राजेंद्र प्रथम का ही नाम है। और इसकी जो नई राजधानी बनाई, मतलब कि चोल वंश की जो नई राजधानी बनी ना, वह कहाँ बनी? तो गंगई कोडचोलपुरम, यानी कि गंगई कोडचोलपुरम ना चोल वंश की नई राजधानी बनी। और एक विशाल तालाब का भी निर्माण करवाया किसने? राजेंद्र प्रथम ने। और उस तालाब का नाम दिया ना चोल गंगम नामक तालाब, यानी कि चोल गंगम जो तालाब है यह किसने बनवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। किसके यानी कि कहाँ बनवाया था? तो कह सकते हैं गंगई कोडचोल, जो कि सॉरी, इसका जो राजधानी था गंगई कोडचोलपुरम में, यहीं पे इसने अपनी तालाब को बनवाया था ना। तो क्वेश्चन पूछता है कि चोल गंगम तालाब का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। तब तक लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट, हम इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि चोल वंश में कैसी कैसी प्रथाएं थी और चोल वंश कैसे नष्ट भ्रष्ट हो गया। और आगे बढ़े तो हम जानेंगे कि चोल वंश में जो प्रशासनें होती थी, यानी कि जो भी पुलिस प्रशासन होता था, उन प्रशासनों के उच्च अधिकारियों को कहा जाता था पेरुंदरम। यानी कि जो भी प्रशासन उच्च पद पे, यानी कि जो भी व्यक्ति प्रशासन के उच्च पद पे जाते थे उन व्यक्तियों को पेरुंदरम, और जो भी व्यक्ति प्रशासन के नीच पद पे जाते थे यानी कि निचले पदाधिकारियों को हम लोग बोलते थे सेरुंदरम। यानी कि पेरुंदरम उच्च के, यानी कि सबसे हाई वाला, और
सेरुंदरम सबसे लो वाला। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इनके प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, तो स्थानीय स्वशासन। अभी अभी आपने पढ़ा पंचायती राज व्यवस्था का सिद्धांत इसी वंश से लिया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था जो थी वह स्थानीय स्वशासन से ही लिया गया है, जो कि भारत सरकार उसको अभी अप्लाई कर रही है। ठीक। एंड अगर बात करें कि राजेंद्र प्रथम के गुरु का नाम क्या था, तो इसके गुरु का नाम था ईशान शिव राजेंद्र प्रथम के गुरु का नाम था। और इस राज्य के प्रसिद्ध जो कवि थे, यानी कि चोल वंश के जो प्रसिद्ध कवि हुए वे हुए जय गोंदर ना, या फिर यूं कहें तो जैन गोंदर एक प्रसिद्ध कवि का नाम है। यह एक तमिल कवि है, क्योंकि चोल वंश तमिलनाडु का ही है। तो जय गोंदर जो थे यह तमिल कवि थे और चोल वंश के प्रसिद्ध कवि थे। और इनकी जो रचना है वह कौन सी है, तो कलिंग तुपड़ी, यानी कि कलिंग तुपर्णी इनकी एक खास रचना है। और पूछता है कि कलिंग तुपर्णी किसकी रचना है, तो जय गोंदर के ना। और चोल सेना का सबसे संगठित जो अंग था, जैसे अभी हमारे जो सैनिक हैं उनके ऊपर कोई ना कोई है, यानी कि उनके ऊपर निरीक्षण करने वाला कोई ना कोई है ना। जैसे न्याय थल सेना का कोई और है, वायु सेना का कोई और है, जल सेना का कोई और है। उसी प्रकार से जो चोल सेनाएं थी ना, इसका एक संगठित अंग था और उस संगठित अंग को हम लोग पदाती सेना के नाम से जानते थे ना। और संगठित अंग का नाम क्या था, पदाती सेना। थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो सभा होती थी, यानी कि जो भी सभाएं होती थी चोल वंश में, चोल वंश की जितनी भी सभाएं हुई उन सभाओं के सदस्यों को हम लोग पेरुमकल के नाम से जानते थे। यानी कि सभा के सदस्यों को पेरुमकल के नाम से जाना जाता था। और चोल जो राज्य था, चोल 6 राज्यों में बटा हुआ था। यानी कि जो चोल वंश था उसके प्रमंडल जो थे वो 6 प्रमंडल थे, यानी कि यूं कहें तो यह 6 प्रांतों में बटा हुआ था चोल मंडल ना। और चोल वंश का जो सबसे अंतिम शासक हुआ वह राजेंद्र तृतीय हुआ। यानी कि चोल वंश का प्रथम राजा, यानी कि चोल वंश की स्थापना किसने किया था, तो विजयालय ने किया। और चोल वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, राजा प्रथम को। सबसे विस्तार किसके शासनकाल में हुआ, तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। सबसे यानी कि चोल वंश का सबसे अंतिम राजा कौन सा था, तो राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था। और अगर हम बात करें कि चोल वंश का जो है वह कैसे अंत हो गया, यानी कि चोल वंश कैसे समाप्त हो गया, तो चोल वंश में का जो राजा था राजेंद्र यानी तृतीय, इसके राज्य में कुछ कमियां आ पड़ी, चाहे वो आर्थिक रूप में कहिए, राजनैतिक रूप में कहिए, धार्मिक रूप में कहिए, सामाजिक रूप में कहिए, या फिर राज्य के कुछ अलग दृष्टिकोण थे जो कि राज्य को विकसित करने में उतना सहयोग नहीं दे पाए। कुछ इस राज्य में ऐसे संसाधन थे जो कि इसका यह दुरुपयोग करता था। कौन, राजेंद्र तृतीय, यानी कि यह इसका दुरुपयोग करता था और दुरुपयोग करने के कारण ही चोल वंश पूरी तरीके से समाप्त हो गया ना। तो आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक आप लोग लीजिए एक इसका स्क्रीनशॉट और मिलते हैं एक अगली वीडियो में।